medieval history. Okay, till the last turn we have completed the ancient history. In the ancient history we have done till the Gupta period, and after the Gupta period we have seen that there was no powerful kingdom in the Indian subcontinent. Okay, and the last powerful Hindu ruler was Harshvardhana. Okay, who ruled around some 6th or 7th century. Okay, so अब यहाँ पे हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं एंशियंट हिस्ट्री से मेडिवल हिस्ट्री की तरफ. ओके, नाउ वी आर ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम एंशियंट हिस्ट्री टू मेडिवल हिस्ट्री. अब ये एंशियंट से मेडिवल हिस्ट्री की तरफ ये ट्रांसफॉर्मेशन ये कैसे हुआ? ओके, अब ऐसा तो था नहीं कि डेट्स मतलब ऐसे एक दिन हिस्टोरियंस जगह उन्होंने देख लिया कि अब एंशियंट हिस्ट्री खत्म हुई, अब मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हुई. नहीं, ऐसा नहीं होता. ठीक है, हिस्ट्री 3 फेजेस में हम लोग डिवाइड करके चलते हैं. ठीक है, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न. ओके, तो अभी हम लोग एंशियंट से मेडिवल की तरफ जा रहे हैं. ओके, और ये लगभग अराउंड 7th सेंचुरी के अराउंड हुआ था. ये किस बेसिस पे हम लोग कह रहे हैं कि एंशियंट हिस्ट्री से मेडिवल हिस्ट्री? बिकॉज वी विल सी नाउ चेंजेस इन द political structure, economic structure and social structure. Also in social institutions also, like in the religion, in the political structure institution also, in the law, in the administration, हर एक चीज़ में हम लोग को complete change देखने को मिलता है एंशियंट से मेडिवल की तरफ जब हम लोग जाते हैं. ओके, पॉलिटिकल सिस्टम भी बदलता है, सोसाइटी भी बदलती है, रिलीजन भी चेंज होते हैं, एक नया कल्चर इंट्रोड्यूस होता है. ठीक है, तो हर एक फेज में मतलब हर एक एस्पेक्ट में हम लोग को चेंज देखने को मिलता है. ओके, इसीलिए हम लोग एंशियंट से मेडिवल की तरफ. अब ये चेंज अच्छा एक दिन में तो हुए नहीं कि एक दिन में होगा, एक साल में भी नहीं हुए, बहुत साल लगे इसको. तो एग्जैक्ट डेट नहीं लेके चलते, लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि 7th सेंचुरी में, यानी लगभग उसी टाइम पीरियड के अराउंड ये चेंजेस स्टार्ट होना शुरू हुए. ओके, जब हम लोग एंशियंट से मेडिवल की तरफ गए. ऊपर से एंशियंट में हम लोग को इतने रिटन रिकॉर्ड्स नहीं देखने को मिलते, जबकि मेडिवल में हम लोग को बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं. और 12th सेंचुरी, अराउंड 12th सेंचुरी वी हैव सीन दैट नाउ द foreign travelers were started using the written records were now written in paper. Okay, पेपर का इन्वेंशन हो गया था. तो अब रिटन रिकॉर्ड जो थे, यानी फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स और जो उनके ही कोर्ट के जो थे, किंग्स के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, वो किस पे लिखने लगे थे? पेपर पे लिखने लगे थे. तो हम लोग को ज़्यादा एक क्लियर पिक्चर मिलती है उस टाइम पीरियड की. ओके, एज कम्पेयर टू एंशियंट हिस्ट्री. ओके, तो मेडिवल हिस्ट्री अराउंड 7th सेंचुरी के हम लोग लगभग ले लेते हैं कि 7th सेंचुरी के अराउंड स्टार्ट हुई थी. ओके, अच्छा, अब यहाँ पे मेडिवल हिस्ट्री में हम लोग 3 चीज़ें लेके चलेंगे. ठीक है, कि पहले वर्ल्ड में क्या हो रहा था, यूरोपियन वर्ल्ड में क्या हो रहा था, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में क्या हो रहा था. ओके, पहले 2 चीज़ें हम लोग समझते हैं. ओके, तो द वर्ल्ड में क्या चल रहा था? ओके, वर्ल्ड में ये चल रहा था डेट आफ्टर द डेथ ऑफ रोमन्स, आफ्टर द मतलब एंड ऑफ द रोमन एम्पायर्स. ओके, रोमन एम्पायर के एंड के बाद कोई पावरफुल सिविलाइजेशन नहीं आई. ओके, देयर वर नो अदर सिविलाइजेशन that were as powerful as the Romans. Okay, and also now Christianity started to decline also. Okay, or we can say that Christianity is now losing its significance. Okay, because the church had complete control over the political affairs of the state. Okay, church in the European world, in the Europe, church had complete control over affairs of state. ओके, तो चर्च के पास ये कंप्लीट कंट्रोल चला गया. ठीक है, और चर्च हर एक चीज़ पे डिसाइड करने लगा, पॉलिटिकल सिस्टम भी, इकोनॉमिक सिस्टम भी, सोशल स्ट्रक्चर भी. ओके, तो इस टाइम पीरियड को हम लोग जो कि लगभग 5th सेंचुरी से स्टार्ट, या हम लोग थर्ड एंड 4th सेंचुरी AD से हम लोग ले लें, ये कब तक चला? 13th AD तक. ओके, ये यूरोपियन डार्क एजेस थी. दिस टाइम पीरियड वॉज कॉल्ड डार्क एजेस ऑफ यूरोप. ओके, क्योंकि इस टाइम पे एकदम यूरोप में अंधकार छा गया था. क्यों? क्योंकि चर्च के पास पूरा कंप्लीट कंट्रोल था एक पूरा स्टेट का. ओके, एंड चर्च यूज्ड टू डिसाइड ऑन द अफेयर्स ऑफ अ स्टेट इन एवरी मैटर. ओके, एंड द किंग्स ऑल्सो obey the orders of a church. Okay, because
और यहाँ पे एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट मतलब एक बताने जा रहा हूँ, बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी इस टाइम पीरियड पे डेवलप हुई थी, उसको हम लोग कहते हैं फ्यूडलिज्म। ओके, द ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म। व्हाट इज फ्यूडलिज्म? फ्यूडलिज्म को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि क्या है फ्यूडलिज्म? फ्यूडलिज्म मतलब हिंदी में सामंतवाद। ओके, तो फ्यूडलिज्म के एक सिंपली मीनिंग देख लें, ठीक है। इसको कहते हैं गिविंग लैंड ग्रांट्स इन रिटर्न ऑफ सर्विसेज। इसका मतलब है कि किंग जो है लैंड ग्रांट्स प्रोवाइड करेंगे, किसके बदले में? सर्विसेज, जो उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ओके, तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड में और इंडिया में भी बहुत ज़्यादा पीक पे देखने को मिला इसी टाइम पीरियड पे, फ्रॉम 3rd to 7th सेंचुरी, और वी कैन से फ्रॉम द गुप्ता पीरियड ऑल्सो टिल द हर्षवर्धन पीरियड। ओके, द फ्यूडलिज्म वाज एट इट्स पीक, ठीक है। फ्यूडलिज्म में क्या होता था? सर्विसेज को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि राजा जो थे, मतलब जो सामंत जो थे, सामंत क्या थे? इसको फ्यूडल्स कहते हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स। ओके, वो आर द फ्यूडल लॉर्ड्स। एलीट क्लास जो थी हम लोग कह सकते हैं, एलीट क्लास नोबल्स थे और बिग लैंड होल्डर्स भी कह सकते हैं। ओके, दे वर द वेरी बिग लैंड होल्डर्स। ओके, दे यूज टू प्रोवाइड आर्मी। ओके, दे यूज टू प्रोवाइड आर्मी, और वी कैन से मिलिट्री, यूज टू प्रोवाइड मिलिट्री टू द किंग। ओके, एंड रिटर्न द किंग प्रोवाइड देम विथ लैंड ग्रांट्स। ओके, तो जितने ज़्यादा लैंड ग्रांट्स जाते जाएंगे, यानी, और लैंड ग्रांट्स पे ये भी कह दिया टैक्स भी आप ही लेंगे, लैंड ग्रांट्स भी दे दी और कह दिया कि अब आप टैक्स भी इसी पे आप ही लेंगे, ठीक है। तो सामंत यानी फ्यूडल लॉर्ड्स के पास डबल पावर हो गई। ओके, सबसे पहली लैंड ग्रांट मिल गया, उसके बाद राइट टू कलेक्ट टैक्सेस, टैक्स कलेक्ट करने का भी राइट मिल गया। ओके, जब उनके पास इतनी पावर आ गई तो कोई एक दिन तो ऐसा आएगा जब उनको एक्सट्रीम पावर चाहिए होगी। या आपके पास जब तक आप इसको ऐसे भी ले लेना, आज के टाइम पे भी यही है, आपके पास थोड़ी सी पावर आई तो पावर का आपके पास नशा और चढ़ जाएगा कि हम नहीं, हमें और पावर चाहिए। नहीं, सरकारी नौकरी अगर कर्मचारी की मिल गई, सिंपल बाबू की, तो सोचोगे नहीं यार उससे ऊपर जाना है और ऊपर, क्योंकि पावर की कोई लिमिट नहीं है ना। धीमे धीमे पावर इतनी चढ़ जाएगी कि पीएम भी बनना है, प्रेसिडेंट बनने की पावर चढ़ जाएगी। तो पावर की कोई डेफिनेशन नहीं थी। जब इनके पास इतनी पावर आ गई कि लैंड ग्रांट्स भी मिल गया और लैंड ग्रांट्स का टैक्स कलेक्ट करने का भी राइट मिल गया, तो इतनी पावर आने के बाद उन्होंने लगा ना कि अब टाइम आ गया है कि किंग को हटा दिया जाए और मैं खुद एज अ किंग एक्ट करने लग जाऊं, अपनी इंडिपेंडेंट टेरिटरी कार्व्ड आउट कर लूं। ओके, सो समटाइम्स दे वर सबऑर्डिनेट। ओके, समटाइम्स दे वर सबऑर्डिनेट टू द किंग्स, बट लेटर ऑन दे स्टार्टेड throwing out the king and also defeating the kingdoms, and they carved out their own kingdoms. Okay, in India also this same feudalism was acting, okay, in the various parts of India. In the Gupta period feudalism जो था वो अपने पीक पे था। feudalism was at its peak. okay, फ्यूडलिज्म जो था वो अपने पीक पे था गुप्ता पीरियड के टाइम पे। ओके, अंडरस्टूड। और गुप्ता पीरियड के आते हैं, गुप्ता पीरियड का डिक्लाइन भी इसी वजह से स्टार्ट हुआ क्योंकि गुप्ता पीरियड में ब्राह्मण्स को एक्सट्रीम अथॉरिटी और सुपीरियरिटी मिल गई थी। ओके, और चंडाल्स के साथ, ओके, चंडलास के साथ जो थे एक 5th टाइप की कास्ट निकल के आई थी, अनटचेबल जो थे, उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार हो रहा था। ओके, और ब्राह्मण्स को एक्सट्रीम अथॉरिटी मिल गई थी क्योंकि गुप्ता मतलब ही गुप्ता एम्पायर ब्राह्मण से निकला था। ओके, तो गुप्ता एम्पायर में ब्राह्मण्स को एक्सट्रीम सुपीरियरिटी और अथॉरिटी मिल गई थी, एक्सट्रीम पोजीशन थी, प्रेस्टीज मिल गई थी। ओके, एक्सट्रीम, ओके, हाई स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया था। ओके, तो फ्यूडलिज्म उस टाइम पे एकदम पीक पे गुप्ता पीरियड पे चल गया था और धीमे धीमे आते आते ऐसा हुआ कि गुप्ता पीरियड के बाद कोई पावरफुल रूलर बचा नहीं। हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन की डेथ के बाद भी कोई पावरफुल रूलर आया नहीं इंडिया में। ओके, जो पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट को यूनाइट करता एक साथ में। ओके, तो क्या हुआ, इंडिपेंडेंट टेरिटरीज बन गई। ओके, इंडिपेंडेंट किंगडम्स मिल गए जो अलग अलग जगह पे इंडिया पर रूल करने लगे, जिसमें से सबसे 3 इंपॉर्टेंट उस टाइम पीरियड के 7th सेंचुरी में निकल के आए। ओके, जो किंगडम्स 7th सेंचुरी में 3 इंपॉर्टेंट किंगडम्स निकल के आए। नंबर 1 द राजपूतास, नंबर 2 पालास, एंड नंबर 3 गुर्जर प्रतिहारास। ओके, ये पाला जो थे ये बंगाल एंड बिहार को रूल कर रहे थे, बंगाल एंड बिहार की तरफ रूल कर रहे थे। राजपूतास जो थे, राजपूतास वो साउथ की तरफ थे या डेक्कन की तरफ थे। ओके, दे वर रूलिंग टुवर्ड्स द डेक्कन साइड। ओके, एंड गुर्जर प्रतिहारास वर रूलिंग इन द
वेस्टर्न साइड, ओके, द नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे गुर्जर प्रतिहारास थे, ओके। नाउ दीज टू इमर्ज एज द मेन we can say these three kingdoms emerge as a main forefront runner of independent India, okay, of a new kingdom. They both were in the continuous struggle, okay. They fought for the control of Kannauj. किसके लिए? ये कन्नौज मैंने शायद बताया था कि हर्षवर्धन के टाइम पे हर्षवर्धन ने जो था वर्धन डायनेस्टी में कन्नौज को अपना कैपिटल बनाया था, और हर्षवर्धन की डेथ के बाद यही तीन किंगडम्स आपस में स्ट्रगल कर रहे थे कि कन्नौज पे कब्जा कर ले, ओके। सो व्हाई इज दिस सो मच इंपॉर्टेंट फॉर कन्नौज? क्या है ऐसा कन्नौज में? कभी ये जानने की कोशिश करी आपने? क्या है ना, हिस्ट्री तो हर एक ने पढ़ी है, पेपर दे के रट के कोई भी आके पेपर दे गया, लेकिन किसी ने समझने की कोशिश नहीं करी। ये चीज़ समझने वाली है, ये पेपर में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन ये चीज़ समझने वाली है। अगर ये तीनों ये किंगडम्स लड़ रहे थे किसमें? कन्नौज पे कंट्रोल के लिए, तो कन्नौज की कोई तो इंपॉर्टेंस रही होगी। तो क्या इंपॉर्टेंस थी कन्नौज की? कि कन्नौज सिचुएटेड कहाँ था? गंगा वैली पे, सिचुएटेड नियर द गंगा वैली या एट द बैंक्स ऑफ द गंगा वैली, सिचुएटेड नियर गंगा वैली। मैप में भी आप लोग देख पाएंगे, ठीक है, कि कन्नौज जो है गंगा वैली के एकदम साइड में सिचुएटेड है। तो गंगा वैली पे अगर कन्नौज पे कंट्रोल मतलब पूरे गंगा बेल्ट पे कंट्रोल, और गंगा बेल्ट पे कंट्रोल मतलब गंगा बेल्ट इतना फर्टाइल रीजन था, इट इज़ अ वेरी फर्टाइल रीजन। तो इतना फर्टाइल रीजन का मतलब क्या हो गया? एग्रीकल्चर आउटपुट बहुत ज़्यादा। उस टाइम पे तो मेन ऑक्यूपेशन क्या था? व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन एंड द मेन सोर्स ऑफ इनकम? द एग्रीकल्चर, ओके, बाय हार्वेस्ट एंड हार्वेस्ट ऑल्सो एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, ओके। सो व्हेन you will have the control over the Kannauj, you will have the control over the entire Ganga belt, okay. And when you have the control over the entire Ganga belt, you would be the most powerful ruler in the northern India, okay, because agriculture was the main occupation at that time, and by controlling over the Ganga belt you will have full control over the agriculture and the income source, okay, the main income source to feed the military and to thoroughly run the administration, understood? ये था, इसलिए लड़ रहे थे। और ये बैटल को बहुत फेमस नाम दिया गया था, हिस्टोरियंस ने दिया था, इट इज़ कॉल्ड त्रिपैराइड स्ट्रगल, ओके। त्रिपैराइड मतलब 3, ओके, बिकॉज दीज 3 किंगडम्स आर फाइटिंग अमंग देमसेल्फ, ओके। तो लगभग 100 साल तक ऐसे ही चलता रहा कि इन्होंने इन पे अटैक किया, फिर इन्होंने इन पे अटैक किया, यही चलता रहा। ये मैं आके आपको बताऊंगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम पालास के जो थे, गुर्जर प्रतिहारा राष्ट्र के थे, पालास के थे जो किंग थे जिन्होंने पाला डायनेस्टी स्टेब्लिश की, इट वॉज गोपाल, ओके। एंड आफ्टर दैट भोज केम, ओके, वन ऑफ द पाला किंग्स भोज, ओके। ये थे, 1 सेकेंड, अब ये प्रतिहारास के मोस्ट फेमस रूलर जो थे भोज थे, ओके। तो भोज, गुर्जर, प्रतिहारास इन तीनों में विक्टोरियस इमर्ज हुए, ओके। तो प्रतिहारास इमर्ज विक्टोरियस ओवर दिस ट्राइपाइड स्ट्रगल एंड भोज was the ruler who took over the control of Kannauj, but he could not retain it for a much longer period and was defeated by Rashtrakutas, okay. The Gurjar Pratiharas defeated the Palas, but after that the Gurjar Pratiharas were being defeated by the Rashtrakutas. The king Dhruv defeated the Bhoj, okay, the Gurjar Pratiharas king Bhoj, okay. सो ये था इंडिया में, ये सिनेरियो इंडिया में चल रहा था कि 100 साल के बाद ये लोग इतने वीक हो गए थे क्योंकि आर्मी भी अब इतनी तो बची नहीं थी, एक दूसरे से अपने ही स्ट्रगल में। जब इंडिया में बात ये ना, जब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इतने ज़्यादा हो जाएंगे तो एक्सटर्नल लोगों को तो मौका मिल जाएगा ना अटैक करने का, ओके। तो आपके घर में भी, अगर आपके घर में ही खुद के इतनी लड़ाई झगड़े होंगे तो कोई बाहर वाला आके तो कान फूंक के चले ही जाएगा ना कि नहीं, हम भी उसमें 1-2 आग लगा ही देगा। तो इसलिए इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जब इतने चल रहे थे तो बाहर वालों को भी मौका मिल गया, ओके। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब आउटर वर्ल्ड का क्या सिनेरियो चल रहा था ये भी मैंने आपको बता दिया। अब एक तीसरा सीन यहाँ पे आता है, ओके। एक थर्ड एंट्री होती है यहाँ पे, किसकी? इस्लाम, ओके। इन द 7th century Islam as a religion was established in the Saudi Arabia and was established by Prophet Muhammad, okay. He established the Islam in different parts of the Saudi Arabia, okay. And after his death, the main question that rises was that now who will be the leader of our ummah. His followers was called, the followers of Prophet Muhammad were called the ummah,
And now the big question came in front of the ummah that now who will lead the ummah. Okay, so 4 names came. Okay, या 4 भी नहीं कह सकते हम लोग, एक नेम आए, 2 नेम आए. Okay, Ali and Abu Bakr. Okay, the one group was saying, the one sect was saying that Ali should be the caliph or the successor after the Prophet Muhammad, but Abu Bakr was made. Okay, so the first caliph was made was Abu Bakr. After that Umar, after that Usman, and the last was Ali. Okay, they were the 4 caliphs, the first 4 caliphs of Islam. The caliph's literate meaning was successors. Okay, the leader of a ummah. They were now became the leader of a ummah. Someone from the Umayyad dynasty kill Ali. Someone from the Umayyad dynasty kill Ali. Okay, अब ये Umayyad dynasty क्या थी? Umayyad dynasty was established after the death of the Prophet Muhammad and after the four caliphs. Okay, in the parts of the Arab Middle East. Okay, the Umayyad dynasty capital was at Baghdad. Umayyad dynasty का capital कहाँ था? बगदाद में. Okay, fine. After the Umayyad dynasty, one more dynasty came into the picture, that was Abbasid dynasty. इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे. ठीक है, पहले उमैय्यद डायनेस्टी पे आते हैं. So from someone from the Umayyad dynasty killed the Ali, and after that the Islam started spreading in all the parts of the Middle East, from the Spain and the Saudi Arabia, the Syria, Yemen, Iran, Iraq, Persia, Egypt. Okay, the Northern Africa also. Okay, तो इस्लाम यहाँ पे अपना स्प्रेड होने लगा था. फ्रॉम रिलीजियस इन्फ्लुएंस और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस दोनों की मिडिल ईस्ट एशिया पे उसकी अच्छी पकड़ हो गई थी. वेस्ट एशिया हम लोग कह सकते हैं, मिडिल ईस्ट पे और वेस्ट एशिया को. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था? उमैय्यद डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई? अब्बासिड डायनेस्टी. Abbasid dynasty, what was the capital of the Abbasid dynasty? Abbasid dynasty made Baghdad its capital. Okay, बगदाद को कैपिटल बनाया. ठीक है, and Baghdad at that time in the 8th century, 8th and 9th century was the center of learning for the whole world. बगदाद एक टाइप से एक न्यू डेवलपमेंट की तरह निकल के आया. जैसे कि यूरोपियन रेनेसॉ क्या निकल के आया था? यूरोप निकल के आया था वर्ल्ड में रेनेसॉ के लिए, या कह लें रेवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था पूरे वर्ल्ड में? फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस एक निकल के आया था जहाँ पे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल्स एस्टेब्लिश हुए थे. वैसे ही उस टाइम पे 8th सेंचुरी में बगदाद में जो है एक रेवोल्यूशन यही हुआ था. ठीक है, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन. एंड बगदाद वाज कंसिडर्ड एज द सेंटर ऑफ लिटरेचर एंड न्यू लर्निंग एंड न्यू डेवलपमेंट्स. ओके, अच्छा, अब्बासिड डायनेस्टी को अपना इन्फ्लुएंस और स्प्रेड करने के लिए, अपनी और टेरिटरी स्प्रेड करने के लिए उन्होंने किन को हायर किया? उन्होंने टर्क्स को हायर किया. ओके, नाउ द बिग क्वेश्चन केम हियर इज, हु आर द टर्क्स? कौन थे टर्क्स? Now, Turks were the people that were living in the Transoxus region. Okay, ट्रांसऑक्सियाना रीजन कहते हैं. अब ये ट्रांसऑक्सियाना क्या है? ट्रांसऑक्सियाना मतलब होता है ट्रांसऑक्सस. ओके, जैसे कि एग्जांपल ले ले, लखनऊ में अगर हम लोग देखें कि गोमती नदी है, तो अगर गोमती नदी यहाँ पे स्टेब्लिश है लखनऊ के इस साइड पे, तो लखनऊ के यानी गोमती नदी के उस पार वाले लोगों को क्या कहते हैं? ट्रांस गोमती. जैसे अगर यहाँ पे भी चलता है ट्रांस गंगा रीजन. ओके, यानी गंगा नदी के उस पार रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं, या उस रीजन को क्या कहते हैं? ट्रांस गंगा रीजन. ओके, सो सेम वेज द रीजन दैट लाइज ऑन दैट साइड ऑफ द ऑक्सस रीजन, दैट वाज कॉल्ड ट्रांस ऑक्सस रीजन. ओके, और यहीं के लोगों को क्या कहते थे हम लोग? टर्क्स. ओके, नाउ द टर्क्स वर द people that were living in the Transoxiana region, and Abbasid dynasty hired them as palace guards or mercenary soldiers. सबसे पहले उस टाइम की कंडीशंस करनी पड़ेगी. ओके, ट्रांसऑक्सस रीजन. ओके, यानी 50 डिग्री सेल्सियस हीट. ओके, टेम्परेचर वहाँ पे इतनी ब्रूटल कंडीशंस में. ओके, तो इमोशंस, फीलिंग, वैल्यू जैसी कोई चीज़ वहाँ पे डेवलप ही नहीं होगी किसी के अंदर. ओके, तो वहाँ पे जो मिलेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के प्रिंसिपल वहाँ पे काम करेंगे. तो जो मिलेगा उसको मार के खाना ही पड़ेगा. ओके, लूट प्लंडर पूरी जगह होगी. तो इसीलिए टर्क्स को हायर किया गया था अब्बासिड डायनेस्टी ने. ओके, कि तुम एज अ मर्सनरी सोल्जर्स मेरे लिए काम करोगे. ओके, तो टर्क्स स्टार्टेड to serve the Abbasid dynasty as palette guards and later as mercenary soldiers, and later on they were became the kingmaker. इनका कोई इस्लाम से लेना देना नहीं था.
Okay, they were just hired as a mercenary soldier and now they started fighting in the name of Islam. By using the name of Islam, they started to take over the control of the territories. Okay, इनको provinces दे दिए गए with the permission of the caliphate. Okay, वे धीमे धीमे provinces पे कंट्रोल करने लगे थे. Okay, जिसमें से दो मेन provinces निकल के आए. Okay, the गाजी एंड द गोर. ओके, ये दो मेन प्रोविंसेस निकल के आए क्योंकि 9th सेंचुरी तक अब्बासिड डायनेस्टी वीक हो गई थी और अब्बासिड डायनेस्टी ने कंट्रोल प्रोविंसेस को दे दिया था क्योंकि एक टाइप से एक सेंटर पे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है ना, कि अगर एक सेंटर पे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, प्रोविंसेस में डिवाइड कर देंगे. तो इन्होंने प्रोविंसेस का डिवाइड कर दिया था और प्रोविंसेस का कंट्रोल किनको दे दिया था, टर्क्स को दे दिया था. एंड टर्क्स वर मर्सनरी सोल्जर्स, उनके अंदर कोई इमोशंस नहीं थे, ना वो इस्लाम फॉलो करते थे, वो इस्लाम भी फॉलो नहीं करते थे, वो सिर्फ इस्लाम का नेम यूज़ करके प्लेंडाओ में सिकेर करते थे. ओके, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा NCERT में लिखा हुआ है. ओके, तो टर्क्स का मेन फीचर क्या था कि वो बहुत ज़्यादा प्लेंडर करते थे एंड दे वर रूथलेस सोल्जर्स. उनके अंदर कोई इमोशंस नहीं थे, मतलब जहाँ मिले उसका सर धड़ से अलग ही कर देना है. ओके, अब इसी में दो मेन प्रोविंसेस निकल के आते हैं, द गाजी प्रोविंस एंड द घोर प्रोविंस. ओके, सबसे पहले गाजी से निकल के आया, बहुत इनके मेन लीडर थे क्या, महमूद गजनी. ओके, महमूद गजनी निकल के इनके बहुत फेमस लीडर है. ओके, पहले अलप्तगिन के, फिर सुबुक्तगिन. ओके, एंड लास्ट में महमूद गजनी. ओके, द महमूद गजनी वॉज अ टर्क. ये भी मैं बात बता देना चाहता हूँ कि उनका भी, महमूद गजनी वॉज ऑल्सो अ टर्क, उनका भी कोई इस्लाम से कोई रिलेशन नहीं था. बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूज कर देते हैं कि गजनी वॉज अ इस्लामिक पर्सन. नहीं, वो इस्लामिक नहीं थे. ओके, क्योंकि जिस प्रोविंसेस में उनको रूल करने को दिया गया था, ईरान का एरिया, वो पर्शियन थे. ओके, वो पर्शियन का भी नेम यूज़ कर रहे थे, पर्शियन, क्योंकि उनके टाइम पीरियड में बहुत एक स्कॉलर थे. ओके, कोर्ट पोएट थे, फिरदौसी. ओके, वो फिरदौसी क्या थे, उन्होंने पर्शियन लिटरेचर में बहुत ज़्यादा मतलब अचीवमेंट्स की थी. ओके, तो वो पर्शियन जो रूट है, पर्शियन डायनेस्टी, ओके, या पर्शियन सिविलाइजेशन, वो पर्शियन सिविलाइजेशन को भी बहुत ज़्यादा एक अचीवमेंट की तरह करते थे. मेन मोटिव उनका खाली ये था कि अपनी जो प्रोविंस है गाजी डायनेस्टी, उनको बढ़ाना था, इसीलिए उनका कोई इस्लाम से लेना देना नहीं था. इसीलिए तो बहुत ये समझ के चलना पड़ता है, ठीक है, कि कौन क्या है. हिस्ट्री में यही हम लोग पढ़ते हैं. बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं कि मोहम्मद गजनी वॉज अ मुस्लिम. नो, ही वॉज नॉट अ मुस्लिम, ही वॉज अ टर्क. और यही मोहम्मद गजनी जो है, इनको अपनी टेरिटरी मतलब और ज़्यादा इस्टेब्लिश करनी थी, एम्पायर. अब इतना बड़ा एम्पायर इस्टेब्लिश करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, मिलिट्री. ओके, कैसे कंट्रोल करेंगे किसी रीजन का, मिलिट्री के. और मिलिट्री कैसे आएगी, थ्रू पावर, थ्रू मनी. मिलिट्री को पैसा तो देना पड़ेगा ना. अब पैसा तो इनके रीजन में था नहीं, क्योंकि इनका रीजन ईरान, सीरिया, यहाँ पे कोई इतने नहीं हो रहा है डेवलपमेंट्स. तो सबसे ज़्यादा रीजन कौन सा उस टाइम पे जो सरप्लस में था, इंडिया. तो इसीलिए इनको यहाँ से खबर मिली कि इंडिया में बहुत ज़्यादा पैसा है. और इंडिया के उस टाइम पे कंडीशंस क्या चल रहे थे, ये भी मैंने आपको बताया कि ऑल द 3 रूलर्स वर फाइटिंग अमंग देमसेल्फ. तो जब कोई अंदर के हालात बिगड़ेंगे तभी कोई बाहर आके अटैक करेगा. तो मोहम्मद गजनी को ये लगा कि नहीं, यही सही मौका है, अटैक करते हैं इंडिया पे. और उस टाइम पे टेम्पल्स वर द मेन सोर्स ऑफ वेल्थ. टेम्पल्स में इतनी ज़्यादा वेल्थ थी उनको, ठीक है. तो मोहम्मद गजनी फिर आए यहाँ पे, ओके, और अटैक किया. ओके, और 17 टाइम्स आई थिंक प्लंडर मैसेकर किया इंडिया में. इनका बहुत फेमस जो था अटैक, वो था सोमनाथ टेम्पल पे. ओके, वो सोमनाथ टेम्पल पे किसी रिलीजन बेसिस पे नहीं कर रहे थे अटैक. ओके, उनको सिर्फ पैसा चाहिए था. और पैसा वो कहाँ ले गए, वो अपने सिटी में ले गए, गजनी में. और वहाँ पे गजनी एम्पायर इतना अपना अच्छा इस्टेब्लिश किया. ओके, तो इनका, और यहाँ पे उनके एक और यहाँ पे एक स्कॉलर को छोड़ गए थे यहाँ पे, अल बरूनी ने बहुत अच्छी किताब लिखी थी, किताबुल हिंद. ये किताबुल हिंद उस टाइम का एम्पायर, मतलब सोसाइटी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इंडिया का प्रोवाइड करा. एंड इट वाज वेरी यूजफुल फॉर हिस्टोरियंस ऑल्सो. ओके, तो आपको इतनी कहानी समझ में आई कि कैसे गजनी ने, मतलब मोहम्मद गजनी ने या गजनवी ने इंडिया पे अटैक किया. और मोहम्मद गजनी कोई एक इस्लामिक रूलर नहीं था, वो टर्किश रूलर था. देयर इज अ वेरी मच डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड द टर्क्स. ओके, द टर्क्स वर नॉट फ्रॉम द इस्लामिक डायनेस्टी, ओके, और फ्रॉम द इस्लामिक सिविलाइजेशन. ओके, इसीलिए कभी भी इंडिया में ये हम लोग नहीं कहते कि इस्लामिक इन्वेजन हुआ. ओके, टर्किश इन्वेजन हुआ था इंडिया में, क्योंकि पहला इन्वेजन जो महमूद गजनी ने किया था, तो महमूद गजनी कोई इस्लामिक नहीं थे, लीडर नहीं थे, वो टर्किश लीडर थे, क्योंकि वो टर्किश सिविलाइजेशन से बिलोंग करते थे. यही, और ये किसी भी बुक में नहीं दिया है. आप रोमिला थापर की पढ़ ली है बुक, आप क्लास 11 मेडिवल हिस्ट्री सतीश चंद्र की पढ़ ली है, कहीं पे भी किसी में भी इस्लामिक इन्वेजन जैसा कोई जिक्र ही नहीं है. टर्किश इन्वेजन था, क्योंकि ये लोग टर्किश से बिलोंग करते थे. और टर्क्स भी कोई इस्लामिक नहीं थे, वो टर्क क्या थे, मर्सनरी सोल्जर्स थे, जिनको कैलिफेट ने, मतलब खलीफा ने, जिन्होंने हायर किया था. ओके, कि आप लोग प्रोविंसेस, और बाद में उनको प्रोविंसेस भी दे दिए थे. ओके, ये पूरी कहानी है, ठीक है, शॉर्ट में ये मैंने बताई. और यही टर्क्स जो थे,
पहले ये, बाद में जो अलग अलग प्रोविंसेस इनको दे दी गए तो इनके पास कंट्रोल आ गया, तो बाद में ये आमिर टाइटल लेने लगे और बाद में ये सुल्तान का टाइटल अडॉप्ट करने लगे। दे अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ सुल्तान। पहले मर्सनी शोल्जर्स थे, मर्सनी शोल्जर्स से आमिर का टाइटल लिया, आमिर से सुल्तान का लिया, अब ये खुद को सुल्तान जैसा ट्रीट करने लगे थे। ओके, तो आई थिंक महमूद गजनी तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग गजनी के बाद गोरी डिस्कस करेंगे फ्रॉम द घुर डायनेस्टी। ओके, और उसके बाद हम लोग मेडिवल हिस्ट्री में चले जाएंगे धीमे धीमे कि स्लेव डायनेस्टी उसके बाद आई, उसके बाद फिर और भी डायनेस्टी आती गई। ओके, तुगलक डायनेस्टी आती गई इंडिया में। ओके, सो इट इज़ स्टिल हियर। इसीलिए ये बात एक याद रखिएगा हमेशा कि कभी भी इस्लामिक इन्वेजन जैसा कुछ नहीं कहिएगा। ओके, ये बहुत गलत है। टर्किश इन्वेजन था क्योंकि इंडिया में जो हुआ था। ओके, सो लेट्स टेक अ लीव एंड आपको कुछ ना समझ में आए देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके।